हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं व्हाट इज बेलमेंट एंड ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर। ये वाले टॉपिक में ना बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, तो ये वाले टॉपिक को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में और अलग अलग एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा, जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट है वो कौन से सेक्शन में आती है? तो सेक्शन 148, ये याद रखना सेक्शन आप लोग, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बेलमेंट क्या होता है। तो देखो पहले आपको एक एग्जांपल बढ़िया सा समझा देता हूं, फिर मैं हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो बेलमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल इसमें दो पार्टीज होती है। एक ऐसी पार्टी जिसको बेलर कहा जाता है, ठीक है, जो अपने गुड्स को देता है, ठीक है, और दूसरी पार्टी जो होती है जिसको बेली कहा जाता है, जो गुड्स को रिसीव करता है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूं, ठीक है, जैसे ध्रुवल सर है, ठीक है। अब मान लो कि एक बेली है, जो मैं एक एग्जांपल देता हूं जैसे नंदनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंदनी जो है वो बेली है और मैं नंदनी को एक एक्टिवा देता हूं। नंदनी की बीकॉम की एग्जाम थी और नंदनी कहती है कि सर मेरे को पास एक्टिवा नहीं है, आप मुझे एक्टिवा दे दो, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई नंदनी, तू मेरी एक्टिवा को ले जा। अब ये जो नंदनी है वो मेरी एक्टिवा को ले जाएगी। बीकॉम की एग्जाम जैसे ही फिनिश होगी वो मेरे को एक्टिवा को क्या कर देगी? रिटर्न कर देगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मैं एक्टिवा दे रहा हूं, यानी कि मैं कौन हुआ? बेलर हुआ, और जो नंदनी है वो बेली हुई, ठीक है, जो एक्टिवा ले रही है। और जैसे ही उसका जो पर्पस है वो अकॉम्प्लिश्ड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो वो मुझे एक्टिवा वापस दे देगी। ऐसे बहुत से एग्जांपल है। से फॉर एग्जांपल अगर आप जो हो वो अपने कपड़े देते हो कोई नंदू टेलर को, ठीक है, तो नंदू टेलर को कपड़े दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो अपने आपके पैंट शर्ट को स्टिच कर देगा। अब जैसे उसने पैंट शर्ट को स्टिच कर दिया, वो आपको क्या करेगा? आपके कपड़े वापस दे देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या हुए? बेलर, और नंदू टेलर क्या हुआ? बेली हुआ। बोलो समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपने कपड़े दिए, आप ए हो, ठीक है, आपने कपड़े दिए, जो भी गारमेंट क्लीनर होते हैं, धोबी होता है, उसको आपने कपड़े दिए धोने के लिए। जैसे ही उसका जो पर्पस था वो ओवर हो गया, धोने का पर्पस था वो ओवर हो गया, वो आपको क्या करेगा? वापिस आपके कपड़े लौटा देगा। तो आप कौन हुए? बेलर हुए, ठीक है, और ये जो क्लीनर है वो कौन हुआ? बेली हुआ। बोलो समझ में आ गया? चलो तीसरा एग्जांपल, आप अगर अपनी मोटरसाइकिल को या अपनी बाइक को रिपेयर करने को देते हो हिंदुस्तान गैराज को, तो आप कौन हुए? वापस बेलर हुए, ठीक है, और जो सामने हिंदुस्तान गैराज वाला कौन हुआ? बेली हुआ। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर समझना। व्हेन द स्पेसिफिक पर्पस इज ओवर द अदर पार्टी हैज टू रिटर्न द थिंग। जैसे ही कोई भी तरह का पर्पस ओवर हो जाता है तो सामने वाली पार्टी हमको चीजों को क्या करती है? लौटा देती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अलग अलग तरह के एग्जांपल समझाए। अब हम लोग इसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल बेलमेंट क्या है? द बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। यहां पे हमने देखा, मैंने एक्टिवा दी थी, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक्टिवा दी, मतलब क्या दिया? कोई भी तरह का गुड्स दिया, ठीक है, फॉर सम पर्पस। यस, पर्पस था, नंदनी को बीकॉम की एग्जाम देने जाना था, तो मैंने नंदनी को क्या कर दिया? एक्टिवा दे दी, ठीक है। और जैसे ही, और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और जैसे ही पर्पस ओवर हुआ, जैसे ही पर्पस ओवर हुआ मतलब उसकी बीकॉम की एग्जाम फिनिश हो गई, बी रिटर्न मतलब वो लौटा देगी, और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। अगर कोई ऐसा कोई काम है जो डिस्पोज्ड ऑफ मतलब फेंक देने का है, कोई काम का नहीं है, उसको फेंक देना है, तो मैं जैसा बोलूंगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जो भी पर्सन डिलीवरी करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से वो गुड्स को ट्रीट करेगा। वो वापस लौटाने का कहेगा तो वापस लौटा दिया जाएगा, वो कहेगा कि भाई उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, फेंक दे, तो फेंक दिया जाएगा। इन शॉर्ट जो बेलर होता है उसके हिसाब से वो गुड्स को ट्रीट करेगा। बोलो समझ में आ गया? तो यहाँ पे बेलर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो गुड्स को दे रहा है, और बेली कौन हुआ? जो कोई पर्पस के लिए गुड्स को ले रहा है और जैसे ही पर्पस ओवर हो जाता है वो गुड्स को रिटर्न कर देगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि भाई जो बेलमेंट है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रेट्यूटियस बेलमेंट, ठीक है, ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। अच्छा, ग्रेट्यूटियस बेलमेंट क्या होता है? तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो ग्रेट्यूटियस बेलमेंट मतलब होता है, जैसे यहाँ पे नंदनी और मेरा जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उसको ग्रेट्यूटियस बेलमेंट कहेंगे। क्या यहाँ पे नंदनी से मैं पैसा लूंगा? नहीं, वो तो मेरी स्टूडेंट थी, मैं उससे पैसा क्यों लूंगा? ठीक है, दैट्स व्हाई ये कैसा बेलमेंट हुआ?
ग्रेट्यूटियस, यहाँ पे कोई तरह का रिटर्न इन्वॉल्व नहीं है। मैं ऐसा सोच के नहीं दे रहा कि वो मुझे पैसा देगी, ठीक है, जो भी उसका रेंट हो रहा होगा, किराया हो रहा होगा वो देगी, मैं ऐसा सोच के नहीं दे रहा। मैं तो खाली इतना सोच रहा हूं भाई उसका काम खत्म हो जाए और उसके काम खत्म होने के बाद वो मुझे लौटा दे। तो ये कौन सा बेलमेंट हुआ? ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। दूसरा होता है बेलमेंट नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट, ठीक है, ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूं आपको जिससे आप लोग अच्छे से समझ सको। अब नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट क्या होता है कि मैं कोई भी काम पैसों के लिए करूं। से फॉर एग्जांपल, सॉरी, जो बेली है वो कोई भी काम पैसों के लिए करे। जैसे मैंने कपड़े नंदू टेलर्स को दिए, ठीक है, अपने पैंट और शर्ट को स्टिच करने के लिए, तो यहां पे जो बेली है ना वो क्या लेगा? पैसा लेगा। किससे लेगा? मुझसे, ठीक है। तो मैं बेलर हुआ और नंदू टेलर जो है वो बेली हुआ। तो ये कैसा हुआ? नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट हुआ। अगर मैं नंदिनी को मेरी एक्टिवा देता रेंट पे और मैं उससे पैसा लेता तो वो हो जाता नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। बोलो क्लियर हो गया ना? अच्छे से समझ में आ गया बेलमेंट क्या होता है? तो एग्जाम के अंदर आप इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल भी लिख करके आना और इसकी डेफिनेशन जो देके रखी है वो भी लिख करके आना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो देखो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ड्यूटीज और राइट्स ऑफ बेलर दोनों बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला क्या दिया है? सबसे पहला है ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द बेल गुड, जो सेक्शन 153 के अंदर है। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये क्या कहता है कि कोई भी बेलर की ड्यूटी है कि अगर कुछ गुड्स में डिफेक्ट है ना तो सामने बेली को बताना पड़ेगा। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं फिर हम लोग इसको समझते हैं। जैसे अभी मैंने मेरी एक्टिवा जो है वो किसको दी थी? नंदिनी को दी थी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने प्रिया को मेरी एक्टिवा दी उसकी बीकॉम की एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मैं कौन हुआ? बेलर हुआ। मैंने एक्टिवा दी, ये एक्टिवा बढ़िया सी बना देते अपने समझने के लिए, एक्टिवा समझ लो। मैंने इसको एक्टिवा दी है और ये जो है वो कौन है? प्रिया है, ठीक है। अब मैंने प्रिया को एक्टिवा दी। अब यहां पे एक्टिवा की ब्रेक काम नहीं कर रही है तो मेरे को बताना पड़ेगा प्रिया को, ठीक है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या होगा? प्रिया का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहां पे मेरे को हर तरह की डिफेक्ट बतानी है जो भी बेल गुड्स है उसमें। अब यहां पे जो एक्टिवा है ना वो क्या हुआ? एक्टिवा मेरी बेल गुड्स है। एक्टिवा क्या हुआ? बेल गुड्स है, ठीक है। बेली कौन है? प्रिया। बेलर कौन है? मैं खुद, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे बेल गुड्स में कोई भी तरह का डिफेक्ट आता है तो बेलर को बताना कंपलसरी है। और अगर मान लो प्रिया ठुक गई, ठीक है, ब्रेक नहीं मार पाई क्योंकि ब्रेक लगी नहीं रही थी, पांव रखे बट पांव रखने के बाद भी वो ब्रेक नहीं लग पाई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? प्रिया का एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान होगा, ठीक है। एक्टिवा का तो होगा ही बट उसको भी नुकसान होगा, ठीक है। तो उसका जो भी खर्चा है ना वो मेरे को पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्लियर ही नहीं किया कि भाई इस एक्टिवा में ये सारे डिफेक्ट्स है। क्लियर? तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है। व्हेन द बेल गुड्स आर डिफेक्टिव, यस बेल गुड्स डिफेक्टिव थे, एक्टिवा का ब्रेक काम नहीं कर रहा था, एंड आर डैमेज द बेली। अब बेली क्या हो गया? डैमेज हो गया क्योंकि उसने एक्टिवा चलाई, वो गिर गई और गिरने से उसका हाथ पैर टूट गया। देन इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट लाइंग इन द बेल गुड्स। यस, कोई भी बेलर की ड्यूटी है कि वो उसके डिफेक्ट को बताए और सामने वाले को एकदम क्या बोले वार्निंग दे दे, ठीक है। बट यहां पे ऐसा हुआ ही नहीं। द बेलर इज लायबल टू पे द डैमेजेस, और जो भी नुकसान बेली को हुआ है वो कौन पे करेगा? बेलर पे करेगा टू द बेली इफ ही हैज नॉट डिस्क्लोज द डिफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ विच द बेल हैज सफर्ड लॉस। मतलब बेली को जो भी लॉस हुआ है ना वो सारा खर्चा कौन देगा? मैं खुद दूंगा। अच्छा, जानबूझ के नहीं किया था, मैं भूल भी गया हुआ, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उस वजह से भी मेरे को सारा खर्चा देना पड़ेगा बिकॉज मैंने डिफेक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया था। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपकी बुक के हिसाब से। ए गिव्स बी अ मोटर ऑन हायर। ए ने बी को मोटर दी, ठीक है। The engine and the brake of the motor are defective. इंजन डिफेक्टिव था, इवन ब्रेक भी डिफेक्टिव थी। ए knows about it this fact. ए को पता थी बट फिर भी उसने बताया नहीं, और बी को क्या हुआ? इंजरी हुई, और ए जो है अब लायबल होगा, पे करेगा सारे डैमेजेस। किसको पे करेगा? बी को, क्योंकि ए बेलर था और बी जो था वो बेली था। तो कोई भी सिचुएशन हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जहां पे वो बताना रह जाता है उसका या नहीं बताता, पहले तो सबसे पहले ये ड्यूटी है उसकी कि बताए, और अगर इन केस नहीं बता पाता या जानबूझ के नहीं बताता तो ऐसी सिचुएशन में उसको डैमेजेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर हो गया सभी लोग को? डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, लायबिलिटी टू पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द बेली, सेक्शन 158।
याद रखना इसका सेक्शन भी 158 है। चलो आप लोग को एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये समझाता हूं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास अपनी कार है, ठीक है, मैं बेलर हुआ, मेरे पास कार है, ध्रुवल सर जो है उनके पास कार है, और मैंने अपनी कार को दिया था मोहन को, ठीक है। किसको दिया मैंने? मोहन को अपनी कार दी है। अब समझ लो मैंने उसको रेंट पे ही दी है, ठीक है, अपनी कार जो थी। अच्छा बढ़िया सी ड्राइंग बना देता हूं मैं, समझ जाओ। मैंने कार दी है मोहन को। अब मोहन जो है वो उस कार का पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा? मोहन उठाएगा। यानी कि पेट्रोल का कोई भी तरह का खर्चा होगा तो वो खुद उठाएगा। बट अगर कार के अंदर कोई भी तरह का पंचर हो जाता है, वो लेकर के गया और कार में होता है पंचर, ठीक है, पंचर हुआ और साथ साथ में मान लो इंजन भी खराब हो गया, इंजन खराब हुआ या पंचर हुआ, पेट्रोल के अलावा अगर कार में कोई भी तरह का खर्चा होगा तो मोहन उसको पे नहीं करेगा। कौन पे करेगा? मैं ही पे करूंगा, ठीक है, ध्रुवल सर ही पे करेंगे। जैसे मान लो मोहन को मैंने रेंट पे दी थी कार, ठीक है, हायर की थी मोहन ने कार मुझसे, तो मैं बेलर हुआ, मोहन बेली हुआ, और मोहन जब कार लेकर के गया तो पेट्रोल का खर्चा सीधी सी बात है उसका होगा। बट अगर टोल टैक्स भरने का आया या पंचर हुआ या इंजन खराब हो गया तो ऐसी सब सिचुएशन में ध्रुवल सर ही क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। बोलो क्लियर हुआ? डन। तो यहां पे यही दिया है, लायबिलिटी टू पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द बेली। मतलब यहां पे बेलर की लायबिलिटी है कि जो भी बेली है ना, वो जो भी खर्चा करता है तो वो सारे खर्चों के मतलब जो भी जितना भी खर्चा कर रहा है, कौन कर रहा है? बेली। वो सारा पे कौन करेगा? ध्रुवल सर करेंगे। किसको पे करेंगे? बेली को, क्योंकि उसने ऑलरेडी खर्चा किया है। और किसकी गाड़ी के पीछे खर्चा किया? मेरी गाड़ी के पीछे। तो वो सारा खर्चा मैं पे करूंगा। क्लियर? समझ में आ गया ना सबको? चलो अब हम लोग देख लेते हैं। द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailey for the bailor। मतलब कि इस कार पे कोई भी तरह का खर्चा बेली ने किया है, ठीक है, कोई भी तरह का काम करवाया है या कुछ भी तरह का खर्चा किया है, तो बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन। बेली को अभी तक कुछ पैसा नहीं मिला। द बेलर शैल रीपे टू द बेली। यानी कौन पेमेंट करेगा इस पे जो भी खर्चा किया है? तो भाई बेलर जो है वो बेली को पेमेंट करेगा। द नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। और बेलमेंट के पर्पस से उसने जो भी खर्चा किया है वो बेलर करेगा। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल है भाई, एग्जांपल से तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, liability arising because of withdrawal of the bail goods before the stipulated time and before the purpose is over। ये दिया है सेक्शन 159 के अंदर। अच्छा ये क्या कहता है? इसका भी एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूं। इसका मतलब ये हुआ, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। वापिस मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। ध्रुवल सर ने अपनी एक्टिवा दी है, वापिस एक्टिवा बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। अपनी एक्टिवा किसको दी है? मैंने अपनी एक्टिवा दी है प्रिया को, ठीक है, मैंने अपनी एक्टिवा दी है प्रिया को। अब हुआ ये कि मेरे को अचानक कोई काम आ गया, मेरे को पता थी कि भाई प्रिया की एग्जाम है और मैं उसको पैसों से दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए बट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि मैंने नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट किया और मैंने उसको कहा कि मैं तेरे को 300 रुपए लूंगा तुझसे, तू एक्टिवा पूरे दिन के लिए लेकर के चली जा। बट होता यह है कि उस दिन मुझे कोई काम आ गया और मैंने उसको देने से इनकार कर दिया। मतलब कि मैंने गुड्स का विड्रॉल कर लिया। जब तक कि पर्पस ओवर नहीं हुआ था उससे पहले ही मैंने गुड्स को क्या कर लिया? उससे वापस ले लिया। उसकी एग्जाम थी एक बाजू और मैंने वापस मेरी ऐसा नहीं करना चाहिए बट मैंने क्या किया? मेरी एक्टिवा ले ली वापस। मैं बोला मेरे को काम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरी एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्टिवा को ले लिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? प्रिया को मैंने कितना बोला था? 300 रुपए लूंगा, ठीक है। अब 300 रुपए वो देने को तैयार थी। अब एट ए टाइम उसको कोई किसी और से एक्टिवा लेके आना पड़ा, ठीक है, वो कहीं और से एक्टिवा बंदोबस्त करके लेकर के आई और उसका उस एक्टिवा के पीछे खर्चा हुआ 400 रुपए का। उससे कितना दिया? 400। तो डिफरेंस कितना आया? 100 रुपए का। तो ये जो 100 रुपए है ना वो मेरे को पे करने पड़ेंगे। कौन पे करेगा? ध्रुवल सर, जो बेलर है ना वो पे करेंगे। क्यों पे करेंगे? क्योंकि मैंने ना पहले ही मतलब मैंने पहले ही जो पर्पस था ना वो पर्पस ओवर होने से पहले ही गुड्स को वापस खींच लिया और इसी वजह से मेरे को वो एक्स्ट्रा जो पैसा खर्च हुआ है ना वो देना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? चलो अब हम लोग समझ लेते हैं व्हेन द बेलमेंट इज ग्रेट्यूटियस। यहाँ पे नॉन ग्रेट्यूटियस आएगा कि बेलमेंट नॉन ग्रेट्यूटियस है एंड द बेलर टेक्स बैक द बेल गुड्स फ्रॉम द बेली बिफोर द
स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड, मतलब मैंने जो नक्की किया था टाइम, उससे पहले ही मैंने वो गुड्स को ले लिया, और बिफोर द ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड, और ऑब्जेक्ट अचीव होने से पहले ही, उसकी एग्जाम खत्म होने से पहले ही मैंने उससे एक्टिवा ले ली, तो ऐसी सिचुएशन में बेलर जो है ना वो बेली को पे करेगा। व्हाट द बेली वुड हैव बीन बेनिफिटेड इफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन परफॉर्म्ड, मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा रुपए उसको खर्च करने पड़े, ठीक है, वो मेरे को पे करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये था अपना बढ़िया सा एग्जांपल ड्यूटीज ऑफ बेलर का। ये ड्यूटी है बेलर की कि जो भी पैसा पे करना है प्रिया को वो मेरे को करना पड़ेगा। देन बात करें टू पे damages for the lost because of unauthorized bailment। यस, ये ड्यूटी है किसकी? बेलर की, कि जो भी अनऑथोराइज्ड बेलमेंट हुआ है ना उसके ऊपर जो भी लॉस कॉज हुआ है वो लॉस का डैमेजेस जो है वो पे करे सामने वाला, ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है, और ये सेक्शन 164 में दिया है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, वो अपनी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने के लिए देता है किसको? किरण ऑटोमोबाइल्स को, ठीक है। अब क्या होता है, एम जो है वो श्यू करता है किसको? किरण ऑटोमोबाइल्स को, ऑन द ग्राउंड दैट द सेड मोटरसाइकिल इज ऑफ द ओनरशिप ऑफ एम। अब देखो इसको ना मैं कार्टून बना के ही समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है ए जो कहता है कि वो बेलर है। कौन है वो? बेलर है। चलो डन। अब वो अपना जो क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है? मोटरसाइकिल यानी कि बाइक समझ लो। वो अपनी बाइक को दे रहा है, किसको दे रहा है? वो किरण ऑटोमोबाइल्स को, किरण वालों को दे रहा है, ठीक है। तो किरण वाले कौन हुए? बेली हुए। बोलो क्लियर हो गया? किरण वाले कौन हो गए? बेली हुए। अब किरण को तो यही लगेगा, ये बोल रहा है कि मेरा व्हीकल है, तो भाई किरण ऑटोमोबाइल्स को तो यही लगेगा ना कि यही ओरिजिनल बेलर है, ठीक है। बट बाद में ये पता चलता है कि कोई और बंदा था जिसका नाम था एम, ठीक है, वो किरण ऑटोमोबाइल्स को श्यू करता है। किस बात का श्यू करता है? कि भाई ये बाइक मेरी थी, तुमने ऐसे कैसे इसको रिपेयर कर दिया है, तो जो भी है उस पर खर्चा क्यों किया, ठीक है, तो तुम्हारी गलती है। अब भाई सीधी सी बात है, बेली को तो थोड़ी पता थी कि रियल ओनर कौन है, ए है या एम है। बाद में पता चला कि भाई असली ओनर तो उस बाइक का कौन था? एम था। इनफैक्ट रियल ओनर भी कौन था? एम ही था, एम ही ओनर था। और इस सिचुएशन के अंदर जो किरण ऑटोमोबाइल्स है ना वो रिकवर करेंगे। अब सीधी सी बात है, उसने बाइक के अंदर अच्छा खासा अलग अलग तरह का खर्चा किया था, ठीक है, इंजन में को मतलब बोलते हैं ना सर्विस कर दी, जो भी डालना था वो सब डाल दिया, बहुत सारा खर्चा कर दिया। अब इतने सारे खर्चे को वो कहां से रिकवर करेंगे? क्या एम देगा? एम थोड़ी देगा, क्योंकि एम को तो पता भी नहीं था और असली ओनर तो ये था, ठीक है। तो किरण ऑटोमोबाइल वाले किससे कवर करेंगे? मतलब ए जो है, ए जो बेलर था, ठीक है, जो उसने एक्ट किया था इसमें एज अ बेलर, उसको पे करना पड़ेगा एज अ डैमेजेस, क्योंकि उसने अनऑथोराइज बेलमेंट किया है। मतलब कि वो रियल ओनर था ही नहीं, रियल बेलर था ही नहीं, फिर भी जाकर के उसने उस एक्टिवा को, सॉरी उस बाइक को दिया है किरण ऑटोमोबाइल्स को। तो यहां पे पूरा का पूरा खर्चा पे करेगा ए। बोलो क्लियर हुआ? तो यहां पे यही दिया है कि जो भी डैमेजेस होंगे ना वो सारे बेलर को पे करने पड़ेंगे। अब देखो इस एक्ट के अंदर बेलर और बेली एक्चुअली में कौन हुए, ये तो बाद में पता चला कि एम ओरिजिनल है, ठीक है, और एम ने तो दिया ही नहीं है, एम तो ओनर हुआ, बेलर तो हुआ ही नहीं, एम बेलर होगा ही नहीं, बेलर तो ए ही हुआ, क्योंकि देने वाला ही बेलर होता है। अगर एम को पता होती तो वो देता ही नहीं, उसको लगा ही नहीं, जरूरत कुछ लगी नहीं, बट इन्हें दिया। तो यहां पे जो अनऑथोराइज्ड बेलर है या अनऑथोराइज्ड बेलमेंट हुआ, ठीक है, इस अनऑथोराइज्ड बेलर को पेमेंट करना पड़ेगा किरण ऑटोमोबाइल्स वाले को। बोलो समझ में आ गया? एकदम इजी था। डन। व्हेन द बेलर हैज बेल गुड्स नॉट ऑफ हिज ओनरशिप, जब बेलर की ओनरशिप का गुड्स नहीं होता, एंड देयर बाय लॉस इज कॉस्ट टू द बेली, और इसकी वजह से बेली को कोई भी तरह का लॉस हुआ, जैसे यहां पे ए था जो ओनर नहीं था बट फिर भी उसने बेलमेंट किया, उसका ओनरशिप नहीं थी, बेलमेंट किया और इसका नुकसान हुआ, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में बेलर को ही पेमेंट करना पड़ेगा। बेलर ही कौन हुआ? पे करेगा, ठीक है, सारे डैमेजेस को पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? बेलर। तो ये बेलर की ड्यूटी है कि जब वो अनऑथोराइज्ड बेलमेंट करता है तो सारा पेमेंट उसको ही करना पड़ेगा, जो अनऑथोराइज्ड बेलर होगा उसको। बोलो क्लियर हो गया सभी लोग को? तो इस तरह से टोटल 4 ड्यूटीज है जो आप लोग बढ़िया से एग्जाम में लिख करके आना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 6 में हो और अगर आपको कोई भी तरह की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ 2, और इन सब की प्राइस है 2399 और आपको ये हमारे ऐप पे मिल जाएगा। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे यूजीटी के नाम से और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ बेलर। अच्छा, बेलर्स की क्या क्या राइट है, ठीक है, ये हमने पहले ड्यूटी पढ़ी, अब हम लोग पढ़ रहे राइट। तो सबसे पहली राइट क्या है, व्हेन बेली एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 153। अच्छा देखो, जब जब आप लोग ये हेड पॉइंट याद करो ना, एग्जाम में हेड पॉइंट याद करके जाने का, अंदर बना के लिखने का, ठीक है, पर सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, अच्छे से एक जगह पे लिख करके याद करके जाना, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिर कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है वो अपने मोटर्स कार को बी को देता है, काय के लिए, अब बी के मैरिज थे भाई, बहुत बढ़िया, एक ए ने बी को क्या दिया, अपनी कार दी, ठीक है, सजाने के लिए, बारात में शो, मतलब बारात के अंदर वो जब बोलते हैं ना कि बिठा के ले जाते हैं, फिर जो सनरूफ होता है उस पर खड़े होके नाचते हैं, ठीक है, तो ऐसी सब की चीजों के लिए ए ने क्या किया, बी को मोटर कार दी। अब शादी का पर्पस था, बट होता क्या है, बी के यहीं पे ही गाड़ी पड़ी थी, अब बी बोले कि भाई शादी वगैरह तो अच्छे से कर ली, एक काम करता है, ये कार को लेकर के कोई माउंट आबू घूमा आता है, ठीक है, या कोई हिल स्टेशन वगैरह सापुतारा घूमा आता है, या लोनावाला महाबलेश्वर घूमा आता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अब देखो ए ने तो क्या सोच के दिया था कि भाई वो मेरी कार को यूज करेगा मैरिज पर्पस के लिए, बट बी उसको यूज किसके लिए, मैरिज पर्पस के लिए तो किया ही, बट बी उसको यूज काय के लिए कर रहा है, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। कहां लेकर के जा रहा है, हिल स्टेशन लेकर के जा रहा है। तो यहां पे जो बेलर है ना, बेलर कौन था, ए था, उसके पास हक है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, अगर एट द ऑप्शन ऑफ ए, अगर ए चाहे तो। अगर ए चाहता है कि भाई कोई बात नहीं है, घूमने गए हैं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो कोई बात नहीं है, बट अगर ए चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने को, तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। बोलो क्लियर हो गया। और यहां पे भी यही दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। यस, यहां पे ना ये वर्ड याद रखना, एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, यानी अगर बेलर चाहता है तो ही कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। इफ द बेली डज एनी एक्ट विथ रिगार्ड्स टू द गुड्स बेल्ड, और वो उस गुड्स को कोई भी इनकंसिस्टेंट तरीके से यूज करता है, ठीक है, अगर मैंने मान लो मैंने मेरी बाइक आपको दी, और अगर मैंने आपको दी कि भाई आप ऐसा करो, अपनी एग्जाम के लिए लेकर के जाओ, और आप अपनी बीकॉम की एग्जाम के लिए लेकर के गए, बट बाद में मेरे को पता चला कि आप वो बाइक लेकर के स्टंट मार रहे हो, ठीक है, सिंधु भवन रोड पे घूम रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में घूम रहे हो, ठीक है, ऐसे ही रखड़ रहे हो बाइक को लेकर के, तो मेरे ऑप्शन पे, मतलब मैं चाहूं तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे तोड़ सकता हूं, बंद कर सकता हूं। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2, कंपेंसेशन फॉर अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। ये है सेक्शन 154 में। अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स मतलब क्या है, ये भी उसके जैसा ही कनेक्टेड है, ठीक है, जो राइट्स हमने आगे पढ़ी थी, ये अनकंसिस्टेंट किया बेली ने, अब यहां पे यूज ही इनकंसिस्टेंट किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे ए है, ठीक है, वो कार रेंट पे लेता है फ्रॉम बी, तो यहां पे बी कौन हुआ, बेलर, ठीक है, और बेली कौन हुआ, ए हुआ, क्योंकि ए ने गाड़ी ली है। चलो यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, ए कौन हुआ, बेली हुआ, ठीक है, और बी हुआ बेलर। अब ये जो बी है वो, अब बी ने तो दिए, तो ए जो है वो गाड़ी लेकर के जयपुर जाने का सोचता है, और इसको बोलता है कि मैं तेरी गाड़ी को लेकर, भले रेंट पे लिए, बट वो उसकी गाड़ी को जयपुर ले जाने वाला था, बट इन बिटवीन उसका प्लान चेंज हो गया। क्या हो गया, उसका प्लान चेंज हो गया, और वो गया, रास्ते में माउंट आबू आता है, तो भाई एक काम करते हैं, माउंट आबू ले लेते हैं गाड़ी को, ठीक है, वो माउंट आबू चला गया, एंड कार वॉज ड्राइवन विद ड्यू केयर, बट उसने बहुत ध्यान से गाड़ी चलाई है, उसकी कोई गलती नहीं है, बट उसके बाद भी इंजन डैमेज हो गया, मतलब कि जो इंजन था उसमें दिक्कत आ गई, हिली एरिया की वजह से, पहाड़ की वजह से। तो यहां पे ए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट करने को, किसको करेगा, बी को, क्योंकि ए बेली है और गलती किससे हुई है, बेली से, उसने ना अनऑथोराइज यूज किया है गुड्स का। अगर वो जयपुर ले जाता तो इंजन को कुछ नहीं होता, बट वो ले कहा गया, माउंट आबू ले गया, और माउंट आबू ले जाने से अगर कोई भी तरह की दिक्कत हुई तो बेली जो है वो बेलर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, जो भी डैमेजेस होंगे ना
वो पे करेगा। जो भी नुकसान हुआ है, जो भी इंजन खराब हुआ है, उसका पूरा खर्चा बेलर को पे करेगा। बोलो समझ में आ गया? बहुत इजी था और एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया था, ठीक है। और यहाँ पे भी यही दिया है, if the bailey makes any use of the goods billed which is not according to the condition of bailment, yes, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे कुछ अलग ही हो रहा है, ठीक है। वो इस अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा, बेलमेंट के हिसाब से चीजें हो ही नहीं रही है। ही इज लाइबल टू मेक कंपेंसेशन टू द बेलर, उसको कंपल्सरी कंपेंसेशन देना पड़ेगा। किसको? बेलर को। फॉर एनी डैमेजेस अराइजिंग टू द गुड्स, और कोई भी तरह का नुकसान हुआ है गुड्स में वो सारा पेमेंट करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग सच यूज ऑफ देम, क्यों कब हुआ ये सारा? जब उसको यूज कर रहा था उसी टाइम पे। बोलो क्लियर हो गया? ये तो बहुत इजी था, राइट्स ऑफ बेलर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 3, राइट टू गेट इंक्रीज, जो है सेक्शन 163 के अंदर। अच्छा ये राइट क्या कहता है? तो देखो, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर ये समझते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है। ए गिव्स हिज काउ टू बी, ए जो है वो बेलर है। कौन है ये? बेलर, जो ओनर हुआ। और बी कौन है? बेली है, ठीक है। अब ए की गाय थी, उसने अपनी गाय को किसको दे दिया? बी को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका ध्यान रखे, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ना बाहर घूमने चला गया ए, या तो फिर शादी वगैरह में चला गया, तो कुछ टाइम के लिए वो बी को दे करके गया, ठीक है। अब होता यह है कि कुछ टाइम के बाद जो गाय है ना, अब संभाल कौन रहा है? बेली, यानी कि बी संभाल रहा है, ठीक है। और गाय जो है वो बच्चे को जन्म देती है, और जो बच्चा है काफ है, ठीक है। अब देखो गाय थी, ठीक है, गाय के साथ बच्चा हुआ, तो क्या ये बच्चा बी का हो गया? नहीं, आंसर इज नो। जो बी है ना, इस केस में बी जो है वो गाय को भी लौटाएगी, काफ, गाय और काफ दोनों को लौटाएगा। किसको? ए को। मतलब कि ए लायबल है कि गाय भी लेगा और काफ भी लेगा। बोलो समझ में आया? अब इसके जैसा ना एक और एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लो मैं बेलर हुआ, आप बेली हुए, मैंने आपको शेयर्स दिए, मेरे कुछ शेयर्स मैंने दिए, सिर्फ फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के मैंने आपको शेयर्स दिए, ठीक है। आपने वो शेयर्स रखे और कुछ मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने उस पर बोनस इशू कर दिया या राइट शेयर इशू कर दिया, बोनस इशू कर दिया। तो जब मैं आपसे लेने आऊंगा तो आपको मेरे को शेयर्स भी देने हैं और बोनस भी देना है। जो भी कंपनी ने बोनस दिया था या डिविडेंड दिया था वो भी आपको मेरे को पे करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? तो यहां पे बेलर की राइट है, राइट टू गेट इंक्रीज। जो भी गुड्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है ना, उसके साथ वापिस लेना। बोलो समझ आया? और अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा होता कि अगर ये गाय का बच्चा हुआ है और बच्चा तुम रख लो, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं मांग नहीं सकता, ठीक है। बट यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, जो ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई है, तो ऐसे टाइम पे मेरा हक है कि मैं गाय भी ले लूं और बच्चा भी ले लूं। अगर आपका एग्जांपल दूं तो आपके से शेयर्स भी ले लो, डिविडेंड दिया तो डिविडेंड, और अगर बोनस दिया है तो बोनस भी ले सकता हूं। बोलो समझ में आ गया? और यहां पे भी यही दिया है, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टरी द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन any increase or profit which may have occurred from the goods billed। कोई भी प्रॉफिट या तो इंक्रीमेंट हुआ है गुड्स में, उस टाइम पे मैं आपसे गुड्स को ले लूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, देखो 6 ही है, आखिरी स्लाइड आ गई है। इफ द बेलर हैज बेल्ड गुड्स ग्रेट्यूटियसली द बेलर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम बैक द बिल गुड्स बिफोर द स्टेपुलेटेड पीरियड। अच्छा आगे पढ़ा था ना, वैसा ही है। अगर मान लो कि मैंने नंदिनी को या तो प्रिया को मैंने अपनी एक्टिवा दी थी, ठीक है। ग्रेट्यूटियसली मतलब कि मैंने कुछ सोचा समझा नहीं था कि भाई ऐसे ही ले जा तू, मैं कोई पैसा वैसा लूंगा नहीं। एंड एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, उसने बोला था कि सर मेरे को 2 दिन दो ना, मेरी 2 दिन ही एग्जाम बची है, आप फिर ले लेना। बट मैंने 1 दिन बाद ही मेरी एक्टिवा को वापस ले लिया। एट द सेम टाइम डैमेज कॉस्ट टू द बेली इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। अब देखो उसने तो मेरे भरोसे कहीं से अरेंजमेंट नहीं किया था, और एट ए टाइम उसको क्या करना पड़ा, 1 दिन बाकी था एग्जाम का, एट ए टाइम उसको हायर करनी पड़ी रेंट पे। तो उसको जो भी पेमेंट होगा ना वो मैं खुद करूंगा। क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग कहेंगे राइट्स ऑफ बेलर। ये राइट है बेलर की कि वो क्या करे, पेमेंट करे। किसको? बेली को, ठीक है। उसने जो भी एक्स्ट्रा पे किया है किसी और को, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, जो एक टाइम नक्की हुआ था ना, उस टाइम से पहले ही मैंने मेरे गुड्स को ले लिया, दैट्स व्हाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट,
Bailor is entitled to sue the bailee for enforcement of duties and liabilities of the bailee. Yes, बेलर जो है वो sue कर सकता है अगर जो बेली है वो अगर अपनी राइट्स और लायबिलिटीज को परफॉर्म नहीं करता तो मैं उसको sue कर सकता हूं, ठीक है, ये मेरा हक है. देन आखिरी वाला लास्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 द बेलर कैन sue अ थर्ड पर्सन. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई थर्ड पर्सन को sue कर सकता हूं वो wrongful deprives the bailee of the use of the goods or does them any इंजरी. जैसे मान लो कि मैंने अंजलि का क्या नाम था, प्रिया, मैंने प्रिया को मेरी एक्टिवा दी थी, ठीक है. अब प्रिया एक्टिवा लेकर के गई, अब कॉलेज में किसी उसकी तीसरी दोस्त थी, ठीक है, थर्ड पार्टी थी, मेरे लिए तो वो थर्ड पार्टी हुआ, ठीक है. उसकी दोस्त ने वो एक्टिवा ली और ठोक दी, ठीक है, किसी गाड़ी के अंदर ठोक दिया और एक्टिवा को भी नुकसान हुआ. तो ऐसी सिचुएशन में मैं उसकी जो दोस्त थी ना उस पर केस कर सकता हूं, मैं उसको स्यू कर सकता हूं कि भाई तू ऐसे ही उस एक्टिवा को यूज नहीं कर सकती, ठीक है. तो यहां पे सेक्शन 180 यही कहता है कि बेलर थर्ड पर्सन को स्यू कर सकता है जो वो अगर उससे रॉन्गफुल. हाँ, यहां पे ऐसा हुआ था कि ये बात प्रिया को भी नहीं पता थी कि वो उसकी एक्टिवा लेगी, उससे छुप छुपा के उसने चाबी ले लिया, तो चाबी लगी हुई थी, वो लेकर के चली गई और ठोक दी. ऐसी सिचुएशन में और जो थर्ड पर्सन है वो पे करेगा बेलर को, ठीक है, जो भी नुकसान हुआ है उसको, या जो भी यहाँ पे कोई भी तरह की इंजरी हुई है या कोई भी तरह का गुड्स का सही से यूज नहीं हुआ उस सिचुएशन के, यह रॉन्गफुल एक्ट है और रॉन्गफुल एक्ट के टाइम पे मेरा जो नुकसान हुआ है ना मैं वो वापस लेकर के रहूंगा. बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से टोटल हमने 6 राइट्स और 4 ड्यूटीज पढ़ी. तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच.